दहशतगर्द एक ऐसे नौजवान की दास्तान जिससे बचपन में जायदाद, ऐशो आराम, अपनों का प्यार, रिश्ते छीन लिए गए। हालात के चुंगल में फंसकर वो जुराइम की दुनिया में दाखिल हुआ। मुहिब वतन होते हुए मुल्क दुश्मन करार दिया गया। इंडिया गया तो कदम कदम पर मौत ने घेरा, मगर उसने इंडिया में इंडिया की बैंड बजाए रखी। दास्तान की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। एक दिल हिला देने वाली दास्तान, दहशतगर्द किस्त नंबर 40। मैं बहुत मोहतात अंदाज में दूसरे कमरे के दरवाजे की तरफ खिसकने लगा। मैंने देखा जोनाथन किस्म सा रहा था। मैं अपनी जगह पर साकत हो गया। उसके जिस्म में फिर जुम्बिश हुई और हलक से कराह भी बरामद हुई। मैंने सांस तक रोक लिया, वरना वो इस हालत में भी फैर करके मेरा काम तमाम कर सकता था। वो अभी तक औंधे मुंह पड़ा था। उसका रुख भी दूसरी तरफ था। फायरिंग में अब शिद्दत आ गई थी। मैंने फिर दूसरे कमरे की तरफ खिसकना शुरू कर दिया और मैं दूसरे कमरे में पहुंच गया। मैंने बहुत एहतियात से दरमियानी दरवाज़ा बंद कर दिया। फायरिंग के शोर में इन लोगों ने दरवाज़ा बंद होने की खफीफ सी आहट पर ध्यान भी न दिया होगा। दूसरे कमरे में घुप अंधेरा था। मैं उठकर खड़ा हो गया और दीवार के सहारे इस उम्मीद में आगे बढ़ा कि इसमें कहीं ना कहीं दूसरा दरवाज़ा ज़रूर होगा। चलते चलते अचानक मैं एक बेड से टकराया। मेरे घुटने में शदीद चोट आई और मैं टकराकर इसी बेड पर गिर पड़ा। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे जिस्म के नीचे कोई सख्त चीज़ हो। मैंने अंधेरे में टटोल कर देखा। वो कोई राइफल थी। अंधेरे में मुझे इसके मेक और मॉडल का अंदाज़ा नहीं हो रहा था, मगर राइफल कोई भी हो, उससे निकलने वाली गोली अपना काम ज़रूर दिखाती है। इन हालात में ये राइफल मेरे लिए किसी ख़जाने से कम नहीं थी। मैंने जल्दी से राइफल उठा ली। मैंने फिर इस बेड को टटोल कर देखा तो उस पर मुझे गोलियों की बेल्ट भी मिल गई। मैंने वो बेल्ट भी अपने कंधे से लटका ली। राइफल लोड करने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि वो पहले से ही लोड थी। मैं दबे पाँव फिर दरमियानी दरवाजे की तरफ बढ़ा। इस मरतबा मेरे अंदाज में खुद इत्मीदी थी। फायरिंग अब भी बहुत शदीद हो रही थी। मैंने आहिस्तगी से दरवाज़ा खोला। कैरोसिन लैंप की रोशनी में मुझे जोनाथन के दोनों साथी नज़र आए। वो अभी तक दरवाजे के दाएं और बाएं जानब लेटे हुए फायरिंग कर रहे थे, मगर मैं ये देखकर हैरान रह गया कि जोनाथन अपनी जगह से गायब था। वो जहाँ पड़ा था वहाँ खून का धब्बा अलबत्ता मौजूद था। एकदम मुझे शदीद ख़तरे का एहसास हुआ। जोनाथन ने होश में आते ही मुझे तलाश किया होगा और समझ गया होगा कि मैं दूसरे कमरे में चला गया हूँ, क्योंकि बाहर निकलने का तो रास्ता नहीं था। मेरा ख्याल था कि अब वो मेरी घात में बैठा होगा। जैसे ही मैं कमरे से कदम बाहर निकालूंगा वो मुझे ढेर कर देगा। मैंने कमरे से बाहर निकलने का इरादा मुलतवी कर दिया। वो दोनों वहाँ से मेरी रेंज में थे। मैंने सोचा पहले इन दोनों से निपट लूँ, फिर जोनाथन से निपटना आसान होगा। मैंने कुछ पीछे हटकर राइफल सीधी की और दाढ़ी वाले की खोपड़ी का निशाना लेकर फायर कर दिया। उसे आवाज़ निकालने का मौका भी नहीं मिला और उसकी खोपड़ी पाश हो गई। जोनाथन के दूसरे साथी ने चौंक कर दाढ़ी वाले को देखा। फिर उससे पहले कि वो कुछ समझ सकता, मैंने दूसरी गोली उसके सीने में उतार दी। उसकी आखिरी चीख बहुत भयानक थी। फिर वहाँ खामोशी छा गई। फायरिंग बाहर से भी बंद हो चुकी थी। अब वहाँ सिवाय समंदर की लहरों के शोर के और कोई आवाज़ नहीं थी। मैं अंधेरे में दुम साधे बैठा था। जोनाथन अगर कमरे में आने की कोशिश करता तो मैं इसका किस्सा भी तमाम कर देता। वो फरार होने की कोशिश भी नहीं कर सकता था, क्योंकि बाहर जाने का रास्ता मेरी रेंज में था। वो इस कमरे को किसी कोने में रुका हुआ था। मैं इंतज़ार करता रहा। उसकी तरफ से भी खामोशी छाई रही, बाहर भी खामोशी थी। जब इंतज़ार करते करते तकरीबन 20 मिनट से भी ज़्यादा वक्त गुजर गया तो मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मेरे साहब कशीदा हो गया। मैं चाह रहा था कि जो कुछ होना है हो जाए, ताकि मैं इस जानलेवा इंतज़ार से तो जान छूटे। वैसे मुझे जोनाथन की गुफ्तगू सुनकर खुशी हुई थी। वो गाड़ी में जिस अंदाज से मेरा तज़किरा कर रहा था, इससे महसूस होता था कि वो मुझसे खौफजदा ज़रूर है। इतना ही खौफजदा वो ग्लोरिया से भी था। जब मुझे बैठे बैठे काफ़ी देर गुजर गई तो मैंने इस कमरे से बाहर निकलने का फ़ैसला कर लिया। पहले तो मैंने सोचा कि मुमकिन है इस कमरे में बाहर का कोई दरवाज़ा भी हो। मैं एक मरतबा फिर अपनी जगह से उठा और बहुत
आहट बगैर पैदा किए दरवाजे के सहारे कमरे में आगे की तरफ बढ़ा। मुझे अंदाज़ा था कि कमरे में बेड किस तरफ है और इसलिए मैं इधर नहीं गया। यूँ भी कमरे में इतना अंधेरा नहीं था। दरमियानी दरवाजे का एक पट खुला हुआ था और केरोसिन लैंप की बहुत मध्यम सी रोशनी इसके ज़रिए यहाँ भी पहुँच रही थी, मगर वो रोशनी इतनी नहीं थी कि मुझे दरवाज़ा नज़र आ जाता। कमरे की अंदरूनी गोशी में तो अब भी घुप अंधेरा था। दीवार के सहारे चलते चलते मेरा हाथ अचानक एक दरवाजे से टकराया। वो दरवाज़ा इस आहट की पृष्ठ पर था। मैंने हाथ बढ़ाकर बहुत एहतियात से इसकी चटखनी खोली तो बहुत हुई सी आवाज़ पैदा हुई। मैंने फिर दम साध लिया और अपनी राइफल का रुख दरमियानी दरवाजे की तरफ कर दिया। अगर आवाज़ सुनकर जोनाथन कमरे में आने की कोशिश करे तो उसे ढेर कर दूँ। मैंने कुछ देर इंतज़ार किया मगर कुछ भी ना हुआ। फिर मैंने आहिस्तगी और एहतियात से दरवाज़ा खोला, मगर इसके जंग आलूद कब्जे चिड़चिड़ाए तो मैं फिर भड़क कर पलटा। ऐसे मौके पर इंसान अपने साय से भी भड़कता है। वहाँ तो ज़िंदगी और मौत जंग की जारी थी। ज़िंदगी का इन्हिसार महज फुर्ती और जहानत पर था। दरवाजे के कब्जों से पैदा होने वाली मकरू आवाज़ मुझे असाब पर थोड़े की तरफ लगी थी। दरवाज़ा खुलने के बाद मुझे दो तरफ ध्यान देना था। अंदर से मुझे जोनाथन का खतरा था और बाहर उसके कुछ नादीदा दुश्मन मौजूद थे जो मुझे उसका साथी समझकर शूट कर सकते थे। मैं फुर्ती से ज़मीन पर लेट गया और कोनियों को बल खिसकता हुआ दरवाजे से बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही समुद्र के शोर और नम हवा ने मेरा इस्तकबाल किया। खुली हवा में निकलने के बाद मुझे अपनी तवानाई बहाल होती हुई महसूस हुई। सर के चक्कर तो कम हो गए थे मगर गर्दन में अब भी शदीद सोजिश हो रही थी और वो मरदूद जोनाथन मेरे हथे चढ़ आ जाता तो मैं इस पर उससे ज़्यादा तशद्दुद करके उसे हलाक करता। बाट से बाहर ज़मीन पथरीली और नामवार थी। मुझे कहनी के बल खिसकने में ज़्यादा तकलीफ महसूस हो रही थी। मैंने पत्थरों पर कहनी के बल खिसकते हुए लहू लहू हो गया। मेरे घुटने और कहनियाँ बुरी तरह छिल गई थी। हाथों की उंगलियों की जिल्द भी जगह जगह से उधड़ गई थी, मगर ज़िंदगी के मुकाबले में ये सब तकलीफ़ें बेमानी थी। कुछ दूर खिसकने के बाद पथरीला इलाका ख़त्म हो गया। आगे रेत ही रेत थी, ठंडे और नरम रेत मुझे इस वक्त किसी नरम और गुदाज बिस्तर की तरह महसूस हुई। कुछ देर वहाँ लेट कर गहरे गहरे सांस लेता रहा और कुदरत के निज़ाम पर गौर करता रहा। दिन में यही रेत कहर गज़ब की मिसाल होती है और इसके नंगे पाँव चलना भी मुश्किल होता है, मगर इस वक्त वही रेत इतनी ठंडी और आरामदेह थी कि मेरा उठने को जी नहीं चाह रहा था। मगर जोनाथन का ख़तरा ना था तो मैं मज़ीद कुछ देर वहाँ और पड़ा रहता। मुझसे कुछ फासले पर खूर झाड़ियाँ थी। मैं खिसकता हुआ इनकी जानब बढ़ा। मैं जो ही झाड़ियों के नज़दीक पहुँचा किसी ने ललकार कर कहा, खबरदार। दूसरे ही लम्हे राइफल की नाल मेरी गर्दन से आ लगी। मैं हमारे खुशी के उछल पड़ा। वो आवाज़ तैमूर की थी। मैंने कहा, मैं तो न जाने कब से खबरदार भी हूँ और होशियार भी। तुम शायद अब तक सो रहे थे। जो मुझे पहचानने से कासर हो। कामरान तैमूर ने खुशी से लरजती हुई आवाज़ में कहा। फिर वो बेख्तियार मुझसे लिपट गया और बोला, अल्लाह का शुक्र है तुम महफूज हो। मैं तो तुम्हारी तरफ से मायूस हो गया था। अभी हम बातें ही कर रहे थे कि अचानक एक फायर हुआ। गोली हमसे कुछ फासले पर रेत में पेस्त हो गई और मैं और तैमूर जल्दी से अलहदा हुए और झाड़ियों में घुस गए। मैं और तैमूर इन गली झाड़ियों में बेसुध पड़े थे। हमारी कोशिश थी कि झाड़ियों में ज़रा बराबर हरकत ना हो, वरना हमला आवर इन झाड़ियों में पर गोलियों की बुछाड़ कर देते। तुम्हारे पास राइफल कौन सी है? मैंने सरगोशी में तैमूर से पूछा। मेरी राइफल का मैगजीन ज़्यादा देर साथ नहीं दे सकता। तुम तो जानते हो मैं सग की ऑटो राइफल इस्तेमाल करता हूँ, तैमूर ने सरगोशी में जवाब दिया। फिर वो चौंक कर बोला, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? इसलिए कि मेरे पास दुश्मनों से छीनी हुई राइफल है। चलने में तो बेहतरीन है मगर इसका मैगजीन बहुत कम है। फिक्र मत करो, तैमूर ने कहा। मेरे पास .38 का रिवाल्वर भी है और वाफर मकदार में फाजल गोलियां राउंड भी है। अव्वल तो कम अज़ कम 1 घंटे तक मैं अपनी राइफल से इनका मुकाबला कर सकता हूँ। ओके, मैं मुतमिन हो गया। इसी वक्त एक और फायर हुआ। गोली सामने वाली ऊंची नीची चट्टानों के पीछे से आई थी, क्योंकि वहाँ शोला सा चमक कर रह गया था। फायर करने वाले को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि हम कहाँ मौजूद हैं, क्योंकि गोली बिल्कुल मुखालिफ सिमत में गई थी। तैमूर ने राइफल सीधी करके फायर करना चाहा, मगर मैंने उसे रोक दिया। ज़रा इंतज़ार करो, मैंने सामने देखते हुए कहा। लगता है फायरिंग करने वाला तन्हा है, वरना अब तक कई तरफ से फायरिंग होती।
वो शायद ज़ख्मी भी है, तैमूर ने कहा, वरना वो जगह बदल बदल कर फायर करता और ये तासर देता कि फायरिंग करने वाले कई हैं। एक फायर फिर हुआ और फायर करने वाला अचानक चट्टानों के पीछे से निकल आया। वो शायद ये समझ रहा था कि हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं। तैमूर ने एक मरतबा फिर उसका निशाना लिया और उससे पहले कि वो फायर करता हमलावर ओंधे मुँह गिर पड़ा। उसके गिरने में अरादे का कतई दखल शामिल नहीं था, क्योंकि उसकी राइफल छूट के दूर जा गिरी थी। उसने राइफल उठाने की कोशिश भी नहीं की। तैमूर ने उसकी तरफ बढ़ना चाहा, मगर मैंने उसे रोक दिया और सरगोशी में कहा, वो कोई मामूली आदमी नहीं है, बल्कि जोनाथन है। मुमकिन है इस तरह वो हमें ट्रैप करना चाहता हो। फिर मैं कुछ सोच कर बोला, तुम इसी तरह सीने के बल खिसकते हुए उसके तक पहुंचने की कोशिश करो। मैं घूम कर चट्टानों की तरफ जाता हूँ। जब तक मैं वहाँ पहुँच न जाऊँ, तुम जोनाथन के नज़दीक मत जाना। मैं झुके झुके एक लंबा चक्कर काट कर इन छोटी छोटी चट्टानों तक पहुंच गया, जिनके पीछे जोनाथन निकला था। तैमूर बहुत आहिस्तगी से जोनाथन की तरफ बढ़ रहा था। फिर वो राइफल ताने हुए जोनाथन की तरफ बढ़ा, मगर उसके जिस्म में कोई हरकत ना हुई। वो इसी तरह ओंधे मुँह पड़ा रहा। तैमूर ने राइफल दाएं बाएं की, उसे हलाया, मगर वो उसने ज़रा भी जुम्बिश ना की। तो तैमूर ने राइफल दाएं हाथ में संभाली और बाएं हाथ से जोनाथन को सीधा करने की कोशिश की। वो लुढ़क कर सीधा हो गया। इसका ये मतलब था कि वो वाकई बेहोश हो चुका था या फिर मर गया था। यही सोचकर मैंने उसकी तरफ बढ़ना चाहा, मगर ठिठक कर रुक गया। जोनाथन ने अचानक तैमूर की राइफल पर हाथ डाल दिया था। उसने राइफल झटके से छीनी और गुर्राई हुई आवाज़ में तैमूर से बोला, अपनी जगह से हरकत मत करना, वरना खोपड़ी पाँच पाँच कर दूंगा। ये कहते हुए उठ बैठा। चाँद की बिलगजी सी रोशनी में अजीब सा लग रहा था। उसके हाथ में मुझे रिवाल्वर भी दिखाई दे रहा था। मुझे सहारा देकर गाड़ी तक ले चलो, उसने बढ़ाई हुई आवाज़ में तैमूर से कहा। किस गाड़ी तक? तैमूर ने पूछा। यहाँ आने से पहले मैं तुम्हारी गाड़ी को नकारा कराया था, तो फिर तुम अपनी गाड़ी में ले चलो। जोनाथन चीख कर बोला, जल्दी करो, फौरी तौर पर मुझे किसी डॉक्टर के पास ले चलो। मेरी हालत बहुत ख़राब है, जख्म से मुसलसल खून बह रहा है। जोनाथन वाकई ज़ख्मी था। उसकी आवाज़ से भी नकात ज़ाहिर हो रही थी। उन दोनों का रुख अब मुखालिफ सिमत की तरफ था। मैं दबे पहुँच चट्टानों के पीछे से निकला और अचानक जोनाथन के रिवाल्वर वाले हाथ पर ठोकर मारी। वो पड़क कर पलटा, मगर मुझे देखकर अपनी जगह साकत हो गया। अब बसात उल्ट चुकी थी। जोनाथन, मैंने हंस कर कहा, फराग दिली से अपनी शिकस्त तस्लीम करो और ख़ुद को हमारे हवाले कर दो। जोनाथन वैशी अंदाज में हंसा, ताकि तुम मुझे ग्लोरिया के हवाले कर दो और मुझे तड़पा के ससका के मार दे। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जोनाथन, मैंने कहा। है, उसने चाँद चटक कर कहा, एक रास्ता, और तुम मुझे यही गोली मार दो। मैं भी तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, मैंने कहरलूद लहजे में कहा। मेरी गर्दन पे तुम्हारे और दिमाग में उसकी टिस्से मौजूद है और जख्म भी है जिस पर तुमने छिड़कता था। क्या तुम समझते हो कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से मौत दे दूंगा? फिर तैमूर से मुखातब हुआ, इसके दोनों हाथ पुश्त पर बांध दो। तैमूर ने किसी ऐसी चीज़ की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाई जिससे जोनाथन के हाथ बांध सके। जोनाथन ने नतज की परवाह किए बगैर अचानक भागने की कोशिश की। मैंने आगे बढ़कर अपना पाँव अड़ा दिया और वो औंधे मुँह गिरा और गहरे गहरे सांस लेने लगा। फिर आंपते हुए बोला, मुझे गोली मार दो हरामजादे, मार दो मुझे। ज़रूर मारूंगा, मैंने तनज़िया लहजे में कहा, मगर अपनी मौत मारूँ अब का, जिस तरह तुम लोगों को तड़पा को मारते हो। शायद तुम अभी भागने के भी इसलिए काबिल नहीं हो। मुश्तल होकर मैं तुम्हें कभी गोली नहीं मारूंगा, मगर मैं तुमसे गलीज़ आदमी अपनी एक गोली भी ज़ाया नहीं करूंगा। तुम ऐसी मौत मारूंगा फिर तुम्हारी तरह का कोई आदमी बरसों तक मेरे मुल्क का रुख न करे और जो आए वो खौफ खाए। मैं मुड़कर तैमूर से मुखातब हुआ, इसकी अच्छी तरह तलाशी लो और इसे घसीटते हुए गाड़ी तक ले चलो। गाड़ी में रस्सी मौजूद है। तैमूर ने उसके बाल पकड़ के बेदर्दी से उसे ज़ोर का झटका दिया और उठाने की कोशिश की। जोनाथन खुद ही कोशिश करके खड़ा हो गया, वरना उसके बाल उखड़ जाते। फिर तैमूर ने खूब अच्छी तरह उसकी तलाशी ली। इसकी जेब में से एक पेन पिस्टल, पेंसिल टार, छोटा सा एक चाकू, चाबियों का गुच्छा और करेंसी नोटों से भरा हुआ एक पर्स बरामद हुआ। तैमूर ने वो सब चीज़ें अपने कब्जे में कर ली और जोनाथन के मुंह पर थप्पड़ मारते हुए कहा, चलो आगे बढ़ो। यू बास्टर्ड, जोनाथन ने हल्क फाड़ कर चीखा, अब तुम लोगों को भी रोटियां लग गई हैं।
यू बैकवर्ड प्लीज, उसके लहजे में ताकीद थी। कल तक तुम हमारे तलवे चाटते थे, आज हमारी आंखों में आंखें डाल के बात करने लगे हो। तुम मुझे कितना इश्तियाल दिलाओ, मगर मैं इस वक्त तक तुम्हें कत्ल नहीं करूँगा। मैंने तनदी अंदाज में हंस कर कहा। ले चलो इसे, मैंने तैमूर से कहा। मैं भी तो देखूँ ये कितना बड़ा दहशतगर्द है। वो फर्ड भी बहुत सुरमा बनता था, वो अब एक हकीर कछुए की तरह पड़ा एड़ियाँ रगड़ रहा है। नहीं, जोनाथन ने एक लहजे में हैरत थी। मैं इसका मुखातब ज़रूर था, मगर यह जानता हूँ वो अकेला ही तुम जैसे 10 पर भारी है। भारी तो वाकई वो 10 पर है, मैंने तर्जिया लहजे में कहा, मगर तुम लोगों ने से अंदाजे में थोड़ी सी गलती होगी। ऐसे लोगों से टकरा रहे हो जो 20 आदमियों पर एक भारी है। इस दौरान तैमूर ने उसे बालों से पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया था। मैंने पेंसिल टार से इसका जायजा लिया। जोनाथन की रान में गोली लगी थी, क्योंकि वो उसकी पैंट का एक पैंचा रान से लेकर नीचे तक सुर्ख हो रहा था। बाएं शाने का गोश्त भी उधड़ा हुआ था और दोनों जख्मों से अभी तक खून बह रहा था।